गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपने साहित्य में गद्य भाग का जो फर्स्ट चैप्टर है आपका गुल्ली डंडा, 12th क्लास में हिंदी साहित्य में सरयू बुक में जो गद्य भाग का फर्स्ट चैप्टर है गुल्ली डंडा प्रेमचंद का, वो चैप्टर अपन पढ़ेंगे। ठीक है, गद्य भाग के अपन ने फर्स्ट चैप्टर यहीं से स्टार्ट किया है। तो पहले अपन पढ़ते हैं प्रेमचंद का परिचय। प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 वाराणसी के निकट लहमी गांव में हुआ था। ये अपन परिचय कई बार पढ़ चुके हैं, इसलिए आपको इसको याद कर लेना है। इनकी माता का नाम आनंदी देवी और पिता का नाम मुंशी अजैब राम था। ये लहमी डाकघर में डाक मुंशी थे। 7 वर्ष की अवस्था में इनकी माता और 14 वर्ष की अवस्था में इनका पिताजी का देहांत हो गया और इनका बचपन का जो समय था वो बहुत ही संघर्षमय रहा। इनका मूल नाम धनपत राय था, धनपत राय श्रीवास्तव था। पढ़ने का शौक इनको बचपन से ही था, इसलिए 1898 में इनकी मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण कर ये स्थानीय विद्यालय में शिक्षक बन गए। नौकरी के साथ पढ़ाई जारी रखते हुए 1910 में इन्होंने एंटर और 1919 में बीए पास किया और बीए पास करने के बाद आप शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर पद पर नियुक्त हो गए। 1906 में इन्होंने विधवा विवाह का समर्थन करते हुए बाल विधवा शिवरानी देवी से दूसरा विवाह किया। उससे इनकी 3 संतानें थी। 3 संतानें हुई। सोजे वतन पर रोक और लेखन बंद करने के अंग्रेज सरकार के आदेश के बाद मुंशी दयानारायण की सलाह से इन्होंने प्रेमचंद नाम से लेखन प्रारंभ कर दिया। यह नाम आगे इतना प्रसिद्ध हुआ कि उर्दू में लेखन कार्य नवाब राय के नाम से करते रहे। उनका अंतिम उपन्यास मंगलसूत्र उनकी लंबी बीमारी और तत्पश्चात निधन के कारण पूरा नहीं हो पाया। वो इनके पुत्र अमृत नाय ने इस उपन्यास को पूरा कर पुत्र धर्म का निर्वहन किया। इनके रचनाएं हैं, फिर आप इनकी यहाँ से इनकी रचनाएं पढ़ेंगे। तो इनकी पत्र पत्रिकाएं थी। 1922 में माधुरी पत्रिका का संपादन 1930 में और हंस मातृका का मासिक का प्रारंभ प्रकाशन संपादन 1932 में जागरण साप्ताहिक का संपादन किया। उपन्यास थे। प्रेमचंद द्वारा कुल 15 उपन्यास लिखे गए, जिनमें वरदान 1921 में, प्रेमा 1907 में, रूठी रानी 1907 में, सेवा सदन 1918 में, प्रेमाश्रम 1921 में, रंगभूमि 1925 में, कायाकल्प इनका 1926 में, निर्मला 1927 में, गबन 1931 में, कर्मभूमि 1932 में, गोदान 1936 में और जो 12वां था मंगलसूत्र वो अधूरा रह गया था, वो 1918 में, वो 48 में प्रकाशित हुआ। अब अपना चैप्टर है, देखो पाठ परिचय। प्रस्तुत कहानी जो हमारी गुल्ली डंडा है, बचपन की यादें संजोई गई है। कहानी बड़े कौशल और सच्चाई को चरितार्थ करती है कि पद और प्रतिष्ठा मनुष्य के बीच में नैसर्गिक संबंध को समाप्त कर देती है। पद और प्रतिष्ठा यानी पद और जो प्रतिष्ठा है वो हमारे बीच के नैसर्गिक संबंधों को समाप्त कर देती है। कहानी में कथानायक और गया दोनों बाल सखा है, यानी बचपन के मित्र हैं। दोनों ही बाल अवस्था में बिना किसी भेदभाव के गुल्ली डंडा खेलते थे। कथानायक जो कि एक थानेदार का लड़का था, दाव खेल देने के विवाद में गया के हाथों पिट भी गया था, किंतु उसने किसी से शिकायत नहीं की। 20 साल बाद कथानायक जो अब इंजीनियर हो गया है उसी गांव में आता है। यहाँ वह बचपन की स्मृतियों को सजीव करने के लिए गया से मिलता है। गया जो उसको पुराना मित्र है बचपन का, उसके साथ गुल्ली डंडा खेलना चाहता है। उसके बहुत आग्रह पर गया खेलता तो है, लेकिन उसके खेल में बचपन वाली बात कथानायक को नजर नहीं आती। यहाँ कथानायक सोचता है कि उसकी अप्सरी गया और उसके बीच दीवार बन गई है और यह दर्शाते हुए कहानी का समापन हो जाता है। अब देखो अपन चैप्टर स्टार्ट करते हैं अपना पाठ। हमारे अंग्रेज दोस्त माने या न माने, मैं तो यही कहूँगा कि गुल्ली डंडा सब खेलों का राजा है। अब भी कभी लड़कों को गुल्ली डंडा खेलते देखता हूँ तो जी लोटपोट हो जाता है कि इसके साथ जाकर खेलने लगूं। न लॉन की जरूरत, न कॉर्ड की, न नेट की, न थापी की। मजे से किसी पेड़ की टहनी को काट कर गुल्ली बना ली और 2 आदमी भी आ गए तो खेल शुरू हो गया। विलायती खेलों में सबसे बड़ा ऐब यानी कमी उनके सामान महंगे होते हैं। विलायती जो खेल होते हैं उनके सामान, इंस्ट्रूमेंट जो हम कहते हैं, महंगे होते हैं। जब कम से कम 1 सैकड़ा खर्च कीजिए, खिलाड़ियों की शुमार नहीं हो सकता, यानी 100, 150 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये बहुत लगते हैं उनके। यहाँ गुल्ली डंडा बिना हर फिटकरी के रंग चोखा देता है।
बिना किसी फिटकरी के, यानी बिना किसी सामान के। पर हम अंग्रेजी चीज़ों के पीछे ऐसे दीवाने हो रहे हैं कि अपनी सारी चीज़ों से हमें अरुचि हो गई है। अब इन चीज़ों में मन ही नहीं रहा, बस अच्छे अच्छे होने चाहिए। स्कूलों में हर एक लड़के से 3-4 रुपये सालाना लेकर खेलने की फीस ली जाती है। किसी को यह नहीं सोचता कि भारतीय खेल खिलाएं जो कि बिना दाम कौड़ी के खेले जाते हैं। अंग्रेजी खेल उनके लिए हैं जिसके पास धन है। गरीब लड़कों के सिर क्यों यह व्यसन मढ़ते हो? ठीक है, गुल्ली डंडा से आँख फूट, भाई गुल्ली डंडा से आँख फूटने का डर रहता है, गुल्ली आकर आँखों में लग जाए तो वो एक डर रहता है, जाने का भय रहता है। तो क्रिकेट से सिर फूट जाने का भी तो रहता है, तिल्ली फट जाने का, टांग टूट जाने का भय नहीं रहता क्या? अगर हमारे माथे में गुल्ली दाग आज तक बना हुआ है तो हमारे कई दोस्त ऐसे भी हैं जो थापी को बैसाखी बनाकर खेलते हैं, है ना, थापी कपड़े धोने वाली जो थापी होती है उसी को बैट बनाकर खेलते हैं। यह अपनी अपनी रुचि है। मुझे गुल्ली ही सब खेलों में अच्छी लगती है और बचपन की मीठी स्मृतियों में गुल्ली सबसे प्यारी चीज़ है। यानी बचपन के जो खेल है वो तो आज भी अच्छे लगते हैं। अपन कोई कंचे खेलते हैं, कोई गट्टे खेलते थे, तो वो चीज़ें आज भी याद आती है। लेकिन आज के बच्चे उन चीज़ों से अरुचि करते हैं क्योंकि उनको नई नई गेम चाहिए। वह प्रातः काल घर से निकल जाना, वह पेड़ पर चढ़कर टहनी काटना और गुल्ली डंडे बनाना, वह लड़ाई झगड़े सब सरल स्वभाव जिसमें छूत अछूत, भाई कोई छूत अछूत कुछ भी नहीं, अमीर गरीब का बिल्कुल भेद नहीं रहता, जिसमें अमीराना चौंचलों की प्रदर्शन और अभिमान की गुंजाइश भी नहीं होती। यह उसी वक्त भूलेगा जब घर वाले बिगड़ रहे हैं, पिताजी चौक पर बैठे वेग से रोटियों पर अपना क्रोध उतार रहे हैं। भाई हम जब घर खेल कर जल्दी नहीं जाएंगे तो हमें घर वालों का डर रहेगा, कोई डांटेगा। अम्मा की दौड़ केवल द्वार तक ही है, लेकिन उनकी विचारधारा में अंधकार में भविष्य टूटी फूटी नौका की तरह डगमगा रहा है। यानी भाई अंधकार में भविष्य मतलब कि हम खेल में मस्त रहे तो कब पढ़ेंगे, कब लिखेंगे, कभी भविष्य में कुछ बनना नहीं है क्या, तो वो चीज़ें उनकी। और मैं हूँ कि पदाने में मस्त हूँ, पदाने मतलब उसको फिराने में मस्त हूँ, न नहाने की सुधी न खाने की। गुल्ली तो जरा सी, पर उसमें दुनिया भर की मिठाइयों की मिठास और तमाशे का आनंद भरा हुआ है। बचपन के जो खेल हैं वो यादें वैसी रहती है। मेरे हमजोलियों में एक लड़का है, देखिए मैं आपको जहाँ समझाने की चीज़ आएगी ना वो मैं बता दूँगी। अभी तो पार्ट स्टार्ट हो रहा है, वो अपनी बात कर रहा है। जो कथानायक है वो आज वो एक थानेदार का बेटा था, उसका एक मित्र था गया, है ना, दोनों खेलते थे। अब जो थानेदार का बेटा था वो तो आज इंजीनियर बन गया, कहीं शहर चला गया पढ़ने और वहाँ इंजीनियर। अब वो उस गांव आता है तो उस गांव में उसको वो खेल याद आते हैं, अपना बचपन का वो खेल, तो अपने वो उस मित्र को ढूंढता है, तो कभी उसी के लिए बता रहा है। मेरे हमजोलियों में एक लड़का है, नाम था गया, मुझसे 2-3 साल बड़ा होगा, दुबला पतला, बंदरों की सी लंबी लंबी पतली पतली उंगलियां, बंदरों की तरह चपलता, वही जल्लाहट। गुल्ली कैसी कैसी हो उस पर उसका लपकता, जैसे छिपकली कीड़ों पर लपकती है। मतलब इतना खेल में वो एक्सपर्ट था गुल्ली डंडे में। मालूम नहीं उसके माँ बाप थे या नहीं, कहाँ रहता था, क्या खाता था, पर था हमारे गुल्ली क्लब का चैम्पियन, यानी गुल्ली में एकदम चैम्पियन। जिसकी तरफ आ जाए उसकी जीत निश्चित। हम सब उसे दूर से आते देख दौड़ कर स्वागत करते और उसे अपनी गोइयाँ बना लेते, यानी अपने साथी बना लेते। गोइयाँ मतलब अपना श्री बना लेते, कहते ना अपन, ये मेरा श्री ये तुम्हारा श्री। वैसे एक दिन मैं और गया दोनों खेल रहे थे, वह पदा रहा था, मैं पद रहा था, यानी वह मुझे दौड़ा रहा था। गुल्ली फेंकते हैं, दूसरा लेने जाता है तो उसको कहते हैं पदाना, तो मैं पद रहा था। मगर कुछ विचित्र बात, पदाने में हम दिन भर मस्त रह सकते हैं, पदना 1 मिनट का भी अखड़ता है ना। पदाना यानी मैंने फेंकी, तू लेके आ रहे, तो वो तो दूसरे वाला तो पद रहा है और मैं पदा रहा हूँ। मैंने गला छुड़ाने के लिए सब चालें चली जो ऐसे अवसर पर शास्त्र विहित न होने का क्षम्य, लेकिन गया अपना दाव लिए बगैर मेरा पिंड नहीं छोड़ता। लेकिन अपना दाव मतलब मैंने खिला दिया, अब तो खिलाएगा ही, है ना, तो वो दाव लिए बिना छोड़ता नहीं। मैं घर की ओर भागा, अनुनय विनय कोई असर नहीं हुआ। गया ने मुझे दौड़कर पकड़ लिया और डंडा तानकर बोला, मेरा दाव देकर जाओ, पदाया तो बड़े बहादुर बन के, पदने के बैर क्यों भाग जाते हो। यानी इतनी देर मुझे पदाया तब तो कुछ नहीं, कहते ना मेरी फील्डिंग, अब फील्डिंग करा दी मैंने, तो इतनी देर फील्डिंग कराई है, मेरी बैटिंग की बारी आई, तुम भाग गए, तो वो चीज़ है ना, पदना और पदाना। पदाना मतलब
पदना, पदना हो गया फील्डिंग, पदाना बैटिंग करने वाला। तो वैसे ही मैं गया ने मुझे दौड़कर पकड़ लिया, तुम दिन भर पदाओ और मैं पदता फिरूं। हाँ तुम्हें दिन भर पदना पड़ेगा। उसने कहा कि तुम पदाता रहेगा मेरे को, मैं खाने जाऊं न पीने जाऊं। हाँ मेरा दाव दिए बगैर तो कहीं नहीं जा सकता। हाँ मेरे गुलाम हो, मैं घर जाता हूँ, देखो मेरा क्या कर लेते हो। वो इंजीनियर का वो उसका थानेदार का बेटा है। मैं घर जाता हूँ, देखो मेरा क्या कर लेते हो। घर कैसे जाओगे, कोई दिल लगी है, दाव दिया है तो दाव लेंगे। अच्छा कल मैंने अमरूद खिलाया था, वह लौटा दो। वो तो पेट में चला गया। वो कहता है कल मैंने तुम्हें अमरूद खिलाया था ना, वो मेरा वापस दे दो, निकालो पेट से। तुमने क्यों खाया मेरा अमरूद, तुमने दिया था तो मैंने खा लिया, मैंने तुमसे मांगा थोड़ी था। जब तक मेरा अमरूद नहीं दोगे मैं दाव नहीं दूंगा। मैं समझता न्याय मेरी ओर है, आखिर मैंने किसी स्वार्थ से ही अमरूद खिलाया होगा। कौन निस्वार्थ किसी के साथ सलूक करता है। भिक्षा तक तो स्वार्थ के लिए देते हैं। जब गया ने अमरूद खाया तो फिर मुझे उससे दाव लेने का अधिकार है। रिश्वत देकर तो खून पचा सकते हैं, यह मेरा अमरूद यूं ही हजम कर जाएगा। अमरूद पैसे के 5 वाले थे जो गया के बाप को कभी नसीब नहीं होते, यानी वो एक गरीब लड़का था। तो यह सरासर अन्याय था। गया ने मुझे अपनी ओर खींचते हुए कहा मेरा दाव देकर जाओ, अमरूद समरूद मैं नहीं जानता। तो वो कह रहा है कि मेरे को नहीं मतलब इस चीज़ से, मुझे न्याय का बल था, यानी न्याय का मतलब मैंने अमरूद खिलाया था। वह अन्याय पर डटा हुआ था, मैं हाथ छुड़ाकर भागना चाहता था, वह मुझे जाने नहीं देता। मैंने उसे गाली दी, उसने कड़ी गाली दी, और गाली नहीं एक चांटा जमा दिया। मैंने उसे दांत से काट लिया, उसने मेरी पीठ पर डंडा जमा दिया। मैं रोने लगा। गया मेरे इस अस्त्र का मुकाबला नहीं कर सका और भाग गया। जब उसने वो रोया तो वो डर गया, वो सोचा अब इसके पापा आएंगे, तो वो भाग गया। मैंने तुरंत आंसू पोंछ डाले और डंडे की चोट को भी भूल गया। हंसता हुआ घर जा पहुंचा। मैं थानेदार का लड़का एक अदने से लड़के के हाथों पिट गया। यह मुझे उस समय भी अपमानजनक मालूम हुआ, लेकिन घर में किसी से शिकायत भी नहीं की, वरना घर वाले खेलने नहीं जाने देते। तुम ऐसे लोगों के साथ खेलते हो, ये करते हो, तो वो खेल घर के पे भी उसने शिकायत नहीं की। उन्हीं दिनों पिताजी का तबादला वहाँ से हो गया। नई दुनिया देखने की खुशी में मैं ऐसा फूला, अपने हमजोलियों से बिछुड़ जाने का दुख नहीं हुआ। नई जगह जाने का एकदम शौक चढ़ रहा था। पिताजी दुखी थे, यह बड़ी आमदनी की जगह थी। अम्मा जी भी दुखी थी, यहाँ सब चीज़ें सस्ती थी और मोहल्ले की स्त्रियों से घेराव सा हो गया था। लेकिन मारे खुशी के फूला नहीं समा रहा था, लड़कों से जींट उड़ा रहा था। वहाँ ऐसे घर थोड़े ही होते हैं, ऐसे ऊंचे ऊंचे घर हैं कि आसमान से बातें करते हैं। वहाँ के अंग्रेजी स्कूल में कोई मास्टर के लड़कों को पीटे तो उसे जेहल हो जाए। जेहल मतलब जेल, बच्चे की लैंग्वेज में लिखा गया है यहाँ। मेरे मित्रों की फैली हुई आंखें और चकित मुद्रा बतला रही थी। मैं उनकी निगाह में ऊंचा उठ गया था। बच्चों में मिथ्या को सत्य मान लेने की बड़ी शक्ति होती है। जिसे हम सत्य को मिथ्या बना लेते हैं, क्या समझेंगे। उन बेचारों को मुझसे कितनी स्पर्धा हो रही थी। स्पर्धा मतलब प्रतिस्पर्धा, कहते ना अपने स्पर्धा, यानी ईर्ष्या। मानो कह रहे थे तुम भगवान हो जाओ, हमें तो इसी उजड़ ग्राम में जीना और मरना है। 20 साल गुजर गए। अब वो ये इतनी देर हमने कहानी कहाँ की पढ़ी, उसने अपने बचपन की बात बताई कि ऐसे उसके बचपन में एक मित्र था, वो वहाँ रहते थे। अब आज 20 साल उस बात को हो गए, 20 साल गुजर गए। मैंने इंजीनियरिंग पास कर ली। उसी जिले का दौरा करता हुआ उसी कस्बे में पहुंचा, डाक बंगले में ठहरा। उस स्थान को देखते इतनी मधुर बाल स्मृतियाँ हृदय में जाग उठी। मैंने छड़ी उठाई और कस्बे की ओर जब वहाँ वो गया तो वो उस जगह को देखकर उसको अपने बचपन की याद आ गई। तो वो बाहर निकल गया, कस्बे की सैर करने निकल गया। आँख किसी प्यासे पथिक की भांति बचपन के उन क्रीड़ा स्थलों को देखने के लिए व्याकुल हो रही थी, पर उस परिचित नाम के सिवा वहाँ और कुछ परिचित नहीं था। उसको तो केवल अपने मित्र का नाम याद था और तो सब कुछ भूल गया। जहाँ खंडर था वहाँ पक्के मकान खड़े थे, जहाँ बरगद का पुराना पेड़ था वहाँ सुंदर बगीचा था। स्थान की काया पलट हो गई। अगर उसके नाम और स्थिति का ज्ञान न होता तो मैं इसे पहचान भी नहीं सकता था। बचपन की संचित और अमर स्मृतियाँ बाह खोले अपने उन पुराने मित्रों से गले मिलने को अधीर हो रही थी, पर मगर दुनिया सारी बदल गई थी। ऐसा जी होता उस धरती से लिपट जाऊं और रोऊं। उसको अपने बचपन की याद आ रही थी। कहाँ तुम मुझे भूल गए हो, मैं तो अब भी तुम्हारा वही पुराना मित्र हूँ।
सहसा एक खुली हुई जगह मैंने 2-3 लड़कों को गुल्ली डंडा खेलते देखा। एक क्षण के लिए मैं अपने को भूल ही गया और एक ऊंचा अफसर हूँ, साहबी, ठाठ, रोब और अधिकार आवरण सब कुछ भूल गया। जाकर मैंने उस लड़के से पूछा, क्यों बेटे, यहाँ गया नाम का कोई आदमी है? एक लड़के ने गुल्ली डंडा समेट कर सहमे हुए स्वर में कहा, कौन गया? गया चर्मकार? मैंने यूं ही हाँ वही। गया नाम का कोई आदमी है तो शायद वही हो। हाँ है तो जरा उसे बुला सकते हो? लड़का दौड़ता हुआ गया और एक क्षण में एक 5 हाथ के काले देव को साथ लिए आता हुआ दिखाई दिया। मैं दूर से ही पहचान गया। उसकी ओर लपकना चाहता था, उसके गले लिपट जाऊं, पर कुछ सोचकर रह गया। बोला, कहो गया, मुझे पहचानते हो? गया ने झुककर सलाम किया। हाँ मालिक, भला पहचानूंगा क्यों नहीं। आप मजे में हैं? बहुत मजे में हूँ। तुम कहो, डिप्टी साहब का साइस हूँ। मतई, मोहन, दुर्गा सब कहाँ हैं? कुछ खबर है? मतई तो मर गया, दुर्गा और मोहन दोनों डाकिए हो गए। आप? मैं तो जिले का इंजीनियर हूँ। सरकार तो पहले ही बड़े जहीन थे। वो आपस में बातें कर रहे हैं। कभी गुल्ली डंडा खेलते हो? गया ने मेरी ओर एक प्रश्न की आंखों से देखा। अब गुल्ली डंडा क्या खेलूंगा सरकार, अब तो धंधे से छुट्टी नहीं मिलती। जाओ, आओ, आज हम तुम खेले। तुम पदाना, हम पदेंगे। तुम्हारा एक दाव हमारे ऊपर है, वह आज ले लो। गया बड़ी मुश्किल से राजी हुआ। वह ठहरा टके का मजदूर और मैं बड़ा अफसर। हमारा और उसका क्या जोड़? बेचारा झेप रहा था मतलब ये शर्मिंदा हो रहा था। लेकिन मुझे भी कुछ कम झेप नहीं थी। इसलिए नहीं कि मैं गया के साथ खेलने जा रहा हूँ, बल्कि इसलिए कि लोग इस खेल को अजूबा समझकर इसका तमाशा बना लेंगे कि एक इतना बड़ा अफसर इंजीनियर है, वो खेल रहा है, और अच्छी खासी भीड़ लग जाएगी। उस भीड़ में आनंद कहाँ रहेगा? पर खेले बगैर तो रहा नहीं जा रहा था। आखिर निश्चय हुआ, दोनों जने बस्ती में बहुत दूर एकांत में जाकर खेलें। वहाँ कौन देखने वाला बैठा होगा? मज़े से खेलेंगे। बचपन की उस मिठाई को खूब रस ले लेकर खाएंगे। मिठाई मतलब वो आनंद जो उस खेल में उनको मिलेगा। वहाँ कौन देखने वाला बैठा। मैं गया को लेकर डाक बंगले पर आया और मोटर में बैठकर दोनों मैदान की ओर चले। साथ में एक कुल्हाड़ी ले ली। मैं गंभीर भाव धारण किए हुए था, लेकिन गया इसे अभी तक मजाक ही समझ रहा था। फिर भी उसके मुख पर, यानी वो तो एक उसको मजाक ही ले रहा था कि ये खेलेंगे थोड़ी, ये तो यूं ही मेरे से मजाक कर रहे हैं। उत्सुकता या आनंद का कोई चिन्ह नहीं था। शायद वह हम दोनों में जो अंतर हो गया वही सोचने में मगन था। मतलब वो अपने आप को छोटा समझ रहा था और वो एक बड़ा इंजीनियर था, तो दोनों में वो एक पद और प्रतिष्ठा का अंतर आ गया था। मैंने पूछा, तुम्हें कभी हमारी याद आती है गया? सच कहना। गया जेबता हुआ बोला, मैं आपको याद करता हुजूर किस लायक हूँ। भाग में आपके साथ कुछ दिन खेलना बदा था, नहीं मेरी क्या गिनती। मैंने उदास होकर कहा, लेकिन मुझे तो तुम्हारी बराबर याद आती थी। तुम्हारा वह डंडा जो तुमने तान कर जताया था, याद है? गया ने पछताते हुए कहा, वह लड़कपन था सरकार, उसकी याद न दिलाओ। वाह वाह, मेरे बाल जीवन की सबसे रसीली याद है। तुम्हारे उस डंडे में जो रस था, अब तो आदर सम्मान में पाता हूँ। अब न तो मैं उस रस को आदर सम्मान में पाता हूँ, न धन में। कुछ ऐसी मिठास थी उसमें कि आज तक उससे मन नहीं मीठा होता रहता है, उसी से मन मीठा होता रहता है। इतनी देर में हम बस्ती में पहुँच गए। कोई 3 मील आगे निकल गए। चारों तरफ सन्नाटा, पश्चिम और कोसों तक भीमताल फैला हुआ था। वहाँ जाकर हम किसी कमल पुष्प को तोड़ ले जाते और उसके झुमके बनाकर कानों में डाल देते थे। बचपन की बता रहा है। जेठ की संध्या में केसर डूबी चली आ रही थी। जेठ की मतलब जेठ का जो महीना होता है। मैं लपक कर एक पेड़ पर चढ़ गया और एक टहनी काट लाया। चटपट गुल्ली डंडा बना लिया। खेल शुरू हुआ। मैंने गुच्ची लेकर गुल्ली रखकर उछाली। गुल्ली गया के सामने से निकल गई। उसने हाथ लपकाया जैसे मछली पकड़ रहा हो। गुल्ली उसके पीछे जाकर गिरी। यह वही गया है जिसके हाथों में गुल्ली जैसे आप ही आकर बैठ जाती थी। वह दाहिने बाएं कहीं हो, गुल्ली उसकी हथेलियों में ही पहुंचती थी, जैसे गुल्लियां पर वशीकरण डाल दिया हो। यानी वो उस समय इतना खेलता था तो एकदम एक्सपर्ट था, लेकिन आज वो अपने मन में
उनको एक बड़ा साहब मान रहा है, तो वो उनके साथ उस तरीके से खेल नहीं पा रहा। जैसे गुल्ली वशीकरण डाल देता, नई गुल्ली, पुरानी गुल्ली, छोटी गुल्ली, बड़ी गुल्ली, नोकदार गुल्ली, सपाट गुल्ली सभी उससे मिल जाती थी। जैसे उसके हाथों में कोई चुंबक हो, गुल्लियों को खींच लेता, लेकिन आज गुल्ली को उससे वही प्रेम नहीं रहा। फिर तो मैंने पदाना शुरू किया। मैं तरह तरह की धांधलियाँ कर रहा था, अभ्यास की कसर बेईमानी से पूरी कर रहा था। हुच्च जानने पर भी डंडा खेले जाता, हालांकि शास्त्र के अनुसार गया की बारी आनी चाहिए थी। गुल्ली पर ओछी चोट पड़ती और वह जरा दूर गिर पड़ती तो मैं झपट कर उसे उठा लेता, दोबारा टांड लगाता मैं दोबारा फेरी लगाता, दोबारा उसको ले लेता। गया वह सारी बेकायदियाँ मतलब गलत तरीके से खेलना देख रहा था, पर कुछ नहीं बोलता, जैसे उसे अब सब कायदे कानून भूल गए हों। उसका निराशा कितना अचूक था। गुल्ली उसके हाथ से निकलकर टन से डंडे में आकर लगती, उसके हाथ से छूकर उसका काम डंडे से टकराना, लेकिन आज वह गुल्ली डंडे से नहीं लग रही थी। कभी दाहिने में जाती, कभी दाएं बाएं में जाती और कभी आगे कभी पीछे। लेकिन देखो यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया है ना, आज आप इसको यहीं तक पढ़ लो, क्योंकि एक साथ आपको फिर ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। पदभाग वाला भी आपको चैप्टर पढ़ना है, तो आज आप इसको यहाँ तक पढ़ना, कल अपन इसको पूरा कर लेंगे और इसके आगे के क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। तो इसमें आपको आज यहाँ तक आपको इसका रिवीजन करना है।